हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ और आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्लास को मैं स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों, यहाँ पर एग्जामपुर परिवार द्वारा जो होली के अवसर पर आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर लाया गया है, जो 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आपका परिश्रम दोबारा बैच को लॉन्च किया गया। 349 रुपए का ये बैच है। और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए गर्जना बैच है, जो कि 499 रुपए का है। यूपीएसआई परिश्रम बैच आपका जो है 599 का है। और पर्चन कॉम्बो बैच बच्चों इसमें देख सकते हैं आप लोग, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस का। और ठीक है, हाँ, यूपी पुलिस जेल बॉर्डर की बात कर ले तो 749 का ये बैच आपका कॉम्बो बैच आ जाता है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप सभी लोग इसको लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे। ठीक है, बेहतरीन तमाम सारी चीजें इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो बच्चे परिचय में पढ़ चुके हैं या जो बच्चों ने परिश्रम बैच जो पहले ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, वो लोग आपको इसके बारे में बेहतर बताएंगे कि किस तरीके से सारी चीजों को कवर कराया जा रहा है। ठीक है, मुझे बताने वाली बात इसमें नहीं है। इसके अलावा बच्चों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ और भी बैचेस हैं। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है, होली ऑफर में देखा जाए तो जो सरकारी बैच, ठीक है, टारगेट यहाँ पे बीएड एग्जाम के लिए अगर बात की जाए तो बीएड एग्जाम के लिए यहाँ पर कौन सा है, तो जो बच्चे सरकारी कॉलेज बैच यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 399 का ये कूपन कोड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। और ये भी क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पे, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। 21 से 26 के बीच में ये होली ऑफर आप लोगों के लिए है, तो ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप बताइएगा। ठीक है, ले सकते हैं और आप लोग अपने दोस्तों को बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे हरियाणा के जो बच्चे हैं, ठीक है, हरियाणा के बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया था, कुरुक्षेत्र बैच आ रहा है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र बैच आपको बच्चों आपको ये अप्रैल मतलब 30 तारीख को इसका लॉन्च किया जाएगा। टीम पूरी बताई जाएगी, 30 मार्च को बताई जाएगी। और ये जो कुरुक्षेत्र हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई सीटी 2024 के लिए कुरुक्षेत्र जो बैच है आपका, याद रखेंगे ये 1 अप्रैल से पहले अगर लेते हैं तो 499 का, कितने का? 499 का है। और 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा? 799 का होगा। कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रखेंगे, आपकी जो क्लासेस है 1 अप्रैल से इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 1 अप्रैल से इसकी जो क्लासेस हैं आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग इसको भी आप ले सकते हैं, अपने दोस्तों को आप बताइएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को आप बताइएगा, यहाँ पर भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे बैचेस हैं जो आप लोगों के लिए है फिलहाल। तो ठीक है, ध्यान रखना, फिलहाल आप लोगों के लिए ये सब बैचेस हैं, आप लोग इनमें जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से बैचेस हैं आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जाएगा, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का परिश्रम दोबारा बैच है जो 349 का है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए यहाँ पर क्या गर्जना बैच है 499 का। और यूपी एसआई का परिश्रम बैच है जो 599 का है। और परचम कॉम्बो बैच है 749 का है। ठीक है, साथ में मैंने बताया कि टारगेट जो सरकारी बैच है, जो ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश में बच्चे देना चाहते हैं, उनके लिए 399 का है। फीस घटा दी गई, कम कर दी गई। यहाँ पर दिए गए नंबरों पे आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने कोई भी बातें यहाँ पर है ना, कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। साथ में कुरुक्षेत्र बैच है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई और सीटी 34 के लिए कुरुक्षेत्र बैच 499 का, कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और 1 अप्रैल से इसकी जो क्लासेस है वो एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कहां पर? एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएंगे। चलिए, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कवर किया गया है। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर, यहाँ पर क्या बोला गया, देखो यहाँ पर कहा गया कि जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, भारत का शेक्सपियर इनमें से किसे कहा जाता है। तो देखो, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, आज का ही पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बड़ा बच्चों वाला है, कालिदास जी को। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो कालिदास जी को याद रखेंगे, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इनकी कई सारी किताबें हैं, ध्यान रखेंगे। कालिदास जी की कौन कौन सी किताबें हैं, तो नोट करेंगे। कालिदास जी की किताबों का नाम क्या है, तो नोट करेंगे सबसे पहले कि यहां पर आ जाते हैं मालविकाग्निमित्र। क्या लिखेंगे? मालविकाग्नि। ठीक है, मालविकाग्निमित्र लिखेंगे, मालविकाग्निमित्र। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम बच्चों किसकी किताब है, तो कालिदास जी की बात है। अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या लिखेंगे? अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिख लीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी किताब है, तो याद रखेंगे कालिदास जी की है। विक्रमो वर्षियम, क्या लिखेंगे? विक्रमो, क्या लिखिएगा? विक्रमो वर्षियम लिख लीजिएगा, विक्रमो वर्षियम। ठीक है, विक्रमो वर्षियम ये किसकी किताब है, तो याद रखें कालिदास जी की रचना का नाम है। साथ में आप नोट करेंगे ऋतु संहार, क्या लिख लीजिएगा? ऋतु संहार लिखेंगे, ऋतु संहार भी किसकी किताब है, ये कालिदास जी की रचना का नाम है। और साथ साथ में लिखेंगे मेघदूत, क्या लिखेंगे? मेघदूतम। तो याद रखेंगे जो मेघदूत है, क्या लिखेंगे? मेघदूत की बात करें तो ये सभी किताबें किसकी हैं, ये कालिदास जी की रचनाएं आ जाती है। किसकी? कालिदास जी की रचनाएं आ जाती हैं। और कालिदास जी के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो बच्चों, ये कहां पर किसके दरबार में रहा करते थे, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये गुप्त वंश का राजा था जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
ये उज्जैन में, ये कहाँ का राजा था? तो बच्चों याद रखना ये उज्जैन का राजा था, ध्यान रखिएगा। कहाँ का राजा था ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ना, ये उज्जैन का राजा था, ध्यान रखेंगे। कहाँ का राजा था ये? तो ये बच्चों उज्जैन का राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसके नवरत्न थे, जिसमें जिसके दरबार में कौन रहा करते थे? ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या जाता है, तो याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहा करते थे? कालिदास जी रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ना अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहा करते? कालिदास जी रहा करते, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कहाँ पर, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था? उज्जैन। ये कहां पर शासन था इनका? तो याद रखना ये उज्जैन मध्य प्रदेश में था। कहां था? उज्जैन मध्य प्रदेश में इनका शासन था। ठीक है, वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की? रामायण की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रामायण। और अयोध्या जो हवाई अड्डा है, क्या लिखेंगे बच्चों? जो अयोध्या, अयोध्या जो हवाई अड्डा है, इसका नाम किसके नामकरण पे, किसके नाम पर किया गया? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम याद रखेंगे वाल्मीकि जी के नाम पर किया गया। ठीक है, किसके नाम पे? वाल्मीकि जी के नाम पे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना की है। ठीक है, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस ये किसने लिखी है? तो याद रखेंगे तुलसीदास जी ने लिखी है। और तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा में हुआ था। ठीक है, बांदा ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर राजापुर गांव, क्या नाम था? राजापुर। राजापुर बच्चों ये गांव का नाम था, ध्यान रखना। ठीक है, राजापुर क्या था? ये गांव का नाम था। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे राजापुर गांव में हुआ था, जो कहां पर आता है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कालिदास जी के नाम से मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है? दो तीन चीजें ध्यान रखना। एक तो कालिदास सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार, 1980 में शुरू किया था, 1980 में। और कालिदास समारोह, ठीक है, याद रख, कालिदास समारोह ये भी कहां पर मनाया जाता? उज्जैन में। और कालिदास बच्चों अकेडमी, ठीक है, याद रख, कालिदास अकेडमिक जो है ना, ये कहां पर? उज्जैन में है। तो ये तीनों चीजें कहां पर? उज्जैन में सेलिब्रेट होती है, मध्य प्रदेश में। कहां पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी, इस दिन क्या मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। नेताजी, सॉरी किसके? तो याद है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को, स्वामी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को क्या मनाते हैं हम लोग? तो याद रखेंगे नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाते हैं। किस तौर पर? तो याद रखेंगे नेशनल यूथ डे के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स डे। क्या मनाते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स जो डे है ना, याद रखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो दिवस है, याद रखेंगे ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? मधुमेह, यानी कि जो डायबिटिक डे है ना, मधुमेह दिवस। नोट करेंगे, जो मधुमेह दिवस है, यानी कि जो डायबिटीज डे है, या यूं कह सकते हो कि एक और डे बनाया जाता है चिल्ड्रन डे। ठीक है, तो चिल्ड्रंस डे जो है, यानी कि बाल दिवस के तौर पर कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में बच्चों आप ध्यान रखेंगे 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल हिंदी हिंदी दिवस। ठीक है, ये कब मनाते हैं? याद रखना ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 14 सितंबर को याद रखेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। याद रखना क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखेंगे आपके 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आर्मी डे है 15 जनवरी को मनाते हैं, आर्मी डे 15 जनवरी को। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को, क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मार्टियर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, क्या हो गया? मनाया गया, ये हो चुका। ठीक है, ये क्या हो गया? हो चुका है। तो बताओ भाई, ये किस राज्य में मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 है, ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? और देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये महात्मा गांधी जी के भारत आगमन पर मनाया जाता है। ठीक है,
महात्मा गांधी जी की बात करें बच्चों, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को कब आए थे? भारत आए थे अफ्रीका से। ये कहां से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ध्यान रखना, ठीक है, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और महात्मा गांधी जी के आने की खुशी में भारत सरकार द्वारा, याद रखना, क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और ये 2023 में कहां पर मनाया गया था? तो मध्य प्रदेश इंदौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश की बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या सेलिब्रेट किया गया था? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया था, ध्यान रखना, कहां पर मनाया गया? तो याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस ये मध्य प्रदेश में मनाया गया था, ठीक है। और ये कब तक सेलिब्रेट होता है? 7 से 9 जनवरी, याद रखेंगे ये 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है 7 से 9 जनवरी के बीच में। और इंदौर बच्चों याद रखना 7वीं बार, याद रखेंगे, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, इसे क्या बोलते हैं? मिनी बॉम्बे कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मिनी बॉम्बे के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। मिनी बॉम्बे किसे कहा जाता है? इंदौर को। और इंदौर याद रखना, ठीक है, इंदौर बच्चों 7वीं बार कहा था? स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप में रहा, ठीक है। ये 7वीं बार, याद रखना, कितनी बार? तो 7वीं बार ये कहां पर था? तो याद रखना स्वच्छता सर्वेक्षण में, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में कहा था? तो टॉप पर रहा, ठीक है, याद रखना, कहां पर रहा? टॉप पर रहा, यानी कि पहले पायदान पर रहा। और इस बार सूरत भी क्या था? संयुक्त रूप से स्थान पे रहा। तो याद रखेंगे ये कहां पर आ जाता है? इंदौर मध्य प्रदेश की बात होगी। क्या है? याद रखना बच्चों, इंदौर मध्य प्रदेश की बात होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर सबने नोट कर लिया। और 2023 में देखो, जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी ना 2023 में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों याद रखना ये कहां पर? तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2023 में ये उत्तर प्रदेश के बनारस में हुई थी। कहां पर हुई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? तो बनारस में हुआ था 2023 के अंदर। और महाराष्ट्र में क्या हुआ था 2023 में? तो याद रखेंगे यहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है, इसकी बैठक 2023 में कहां पर हुई? तो महाराष्ट्र मुंबई में आयोजित की गई थी। कहां पर? महाराष्ट्र मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। चलिए, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति, यानी कि आयरन एंड ब्लड, ठीक है, क्या लिखेंगे? आयरन और ब्लड की जो नीति है, इनमें से किस एक दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपनाई थी? ठीक है, बताइएगा। और सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बताइएगा कि लौह एवं रक्त की नीति कब अपनाई थी? ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? क्या लगता है? बताओ भाई जल्दी से। इल्तुतमिश ने अपनाई थी, या फिर बलबन ने अपनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? ठीक है, इनमें से किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बलबन हो जाएगा। क्या होगा? अब बलबन ने, याद रखेंगे, बलबन ने बच्चों कौन कौन सी नीति अपनाई थी या क्या क्या शुरू किया भारत में, क्या करवाया बलबन ने? तो बलबन का देखो टाइम पहले लिख लो, बलबन का टाइम क्या था? 1266 से लेके 1287 ईस्वी, ये किसका टाइम था? ये बलबन का था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, क्या लिखेंगे? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई लौह एवं रक्त की नीति। दूसरा, सिजदा और पेबोस प्रथा, क्या लिखेंगे? सिजदा एवं पैबोस प्रथा, ये किसने शुरू करवाई? तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा, याद रखना, ये बलबन ने शुरू करवाई थी। किसने? बलबन ने शुरू करवाई थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में बच्चों अगर बात ये, तो बलबन अपने आप को क्या कहता था? जिल्ले इलाही, ठीक है, क्या कहता था? ये जिल्ले इलाही कहता था अपने आप को, ठीक है, कि भगवान का भेजा हुआ दूत, ठीक है, जिल्ले इलाही। इसने नवरोज त्योहार को शुरू करवाया। क्या शुरू करवाया था? नवरोज त्योहार, ठीक है। भारत में ये जो पारसियों का नववर्ष होता है, नवरोज त्योहार, ये बलबन ने भारत में शुरू करवाया, यानी कि अपने साम्राज्य शासनकाल में। और चालीसा, चालीसा जिसे चहलगान कहते थे, ठीक है, चालीसा या चारगान कहा, चालीसा, क्या लिख? चालीसा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चारगान कहा जाता था। क्या बोलते हैं? चारगान। या फिर इसी को क्या बोलते थे? तुर्कान ए चहलगानी, क्या कहते थे? तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। इसे किसने समाप्त कर दिया? तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? ये बलबन ने समाप्त कर दिया था अपने शासनकाल में। जो 40 गुलाम सरदारों का एक समूह था, किसका था ये? तो 40 गुलाम सरदारों का एक समूह चालीसा कहलाता था, इसे बलबन ने समाप्त कर दिया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया? ये चालीसा जो है ना, तुर्कान ए चहलगानी, तो याद रखना 40 गुलाम सरदारों का समूह, ठीक है, तुर्क सरदार,
तुर्कान ए चहलगानी किसने बनाई थी? तो तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी या चिहलगानी भी कहते हैं इसको, चिहलगानी। तो तुर्कान ए चिहलगानी ये 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था, ठीक है। 40 तुर्क सरदारों का ये समूह था, ध्यान रखेंगे। 40 तुर्क सरदारों का समूह बच्चों क्या कहलाता था? चालीसा कहलाता था, या चारगान कहते थे, या इसी को तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, ठीक है। ये किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, याद रखना, दिल्ली सल्तनत का क्या लिखेंगे? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक ये कौन था? तो याद रखेंगे इल्तुतमिश था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक रियल फाउंडर कौन था? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। और इसने टका और जीतल दो मुद्राएं भी चलवाई थी, टका एवं जीतल नाम की मुद्रा, ठीक है। टका एवं जीतल नाम की जो मुद्रा थी ये किसने शुरू करवाई थी? बलबन ने अपने शासनकाल में शुरू करवाई, सॉरी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में शुरू करवाई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना बच्चों, इसने अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, ठीक है, हौज खास, अलाई मीनार, ठीक है, क्या लिख लीजिएगा? अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौज खास, क्या लिखेंगे? हौज खास। इन सभी का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहता? सिकंदर ए सानी। ये क्या कहता था? सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी। सिकंदर, क्या लिखेंगे? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? अपनी राजधानी, याद रखना, दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर की थी। कहां पर? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद, क्या लिख लीजिएगा? दिल्ली का देवगिरी लिखा और दौलताबाद इसका नामकरण कर दिया गया था, ठीक है। क्या कर दिया? दौलताबाद। कब की बात है? 1326 की, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक। और सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या शुरू करवाया था? तो याद रखना, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा ये किसने शुरू करवाई थी? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। आइए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? जरा बताइएगा। जब तैमूर लंग था बच्चों, ये भारत पर किसके समय पर आक्रमण किया था? ठीक है, भारत में किसका शासन था जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? जरा बताइएगा, ठीक है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? क्या लगता है इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए। तो याद रखो नसरुद्दीन महमूद। कौन था बच्चों? नसरुद्दीन महमूद था। और नसरुद्दीन महमूद का समय कब से कब तक था? 1245 से 1265-66 तक की बात करें, ठीक है। ये किसका था? नसरुद्दीन महमूद का समय था। और इसी में जो तुर्क आक्रमणकारी, तैमूर जो लंग था एक लुटेरा तुर्क आक्रमणकारी था। और ये नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कहां पर? भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। और ध्यान रखना इसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? अपनी बेटी, सॉरी एक क्या बोलते हैं, बलबन ने अपनी बेटी का विवाह इससे किया था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? तो याद रखेंगे बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन महमूद से किया था, जो कि गुलाम वंश का एक राजा था। ध्यान रखना ये क्या था? गुलाम वंश का एक राजा था। ध्यान रखना। बहलोल लोदी की बात करें बच्चों, तो बहलोल लोदी ने क्या करवाया? तो देखो बहलोल लोदी, याद रखना इस लोदी वंश का फाउंडर था। ये क्या था? लोदी वंश का फाउंडर था, नोट करिएगा। लोदी वंश का ये क्या था? तो संस्थापक था। और इसने क्या करवाया? तो याद रखना 1451 में लोदी वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना क्या? लोदी वंश की स्थापना की। खिज्र खान ने क्या किया था? सैयद वंश की स्थापना की। ये किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश है। और ये कब की थी? तो याद रखना 1414 में, ठीक है। 1414 में क्या किया था? तो याद रखेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, याद, हाँ 1414 में, याद रखना 1414 में इसने क्या किया था? तो सैयद वंश की स्थापना की थी, जो कब तक चला था? 1451 तक चला था, ठीक है। और इसी के बाद फिर कौन आता? बहलोल लोदी आ जाता। और ये कब तक रहा वंश? तो 1526 तक रहा, ठीक है, याद रखेंगे। जब कौन था? तो याद रखना इब्राहिम लोदी मारा गया था। किसके साथ? तो बाबर के साथ, पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है। बाबर के साथ पानीपत के पहले युद्ध में कौन मारा गया था? तो याद रखेंगे बच्चों आपका ये इब्राहिम लोदी मारा गया था। ध्यान रखना। और याद रखेंगे एक बात और भी, दिल्ली सल्तनत में जो लोदी थे ना, ये पहला अफगान वंश था। ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत में
जो लोधी थे ना, लोधी वंश की बात करें तो याद रखना लोधी वंश ये दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत क्या लिखे, दिल्ली सल्तनत में पहला, दिल्ली सल्तनत पहला अफगान शासक था। क्या लिखेंगे, पहला अफगान, पहला अफगान शासक था, ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान शासक कौन थे, तो याद रखना लोधी हुआ करते थे। आइए चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, जो अष्ट दिग्गज थे बच्चों ये किसके दरबार में या किसके शासन काल में रहा करते थे, बताइएगा। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो थे ये किसके दरबार में रहा करते थे, बताएंगे। फटाफट आंसर करिएगा और सेशन को शेयर भी करिएगा। ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे और बताइएगा अष्ट दिग्गज जो थे ये किसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से क्या होना चाहिए इसका आंसर कि अष्ट दिग्गज। आइए देखते हैं, यहां पर देखो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें ये गुप्त वंश का राजा था और इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कौन थे, नवरत्न थे। क्या थे, नवरत्न थे। सेम अगर बात करें तो मुगल सल्तनत में भी कौन थे, अकबर के दरबार में कौन था, तो अकबर के शासन काल में भी नवरत्न थे। ठीक है, अकबर के समय पर भी कौन थे, नवरत्न थे। शिवाजी के दरबार में कौन थे, अष्ट प्रधान थे। क्या लिखेंगे, अष्ट प्रधान थे। शिवाजी के दरबार में कौन थे, अष्ट प्रधान थे। और जो कृष्णदेव राय, याद रखना बच्चों जो कृष्णदेव राय जी की बात करें इनके दरबार में कौन रहा करते, अष्ट दिग्गज। इनके दरबार में कौन रहा करता था, तो याद रखेंगे अष्ट दिग्गज। ठीक है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे, तो नोट करेंगे अष्ट, ठीक है, अष्ट दिग्गज ये किसके दरबार में रहा करते थे, याद रख कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय का समय कब था, ये बाबर के समकालीन थे 1509 से 1529। ठीक है, ये किसका समय क्या था, कृष्णदेव राय का 1509 से 1529 जो था ये शासन करने का समय था। और इनके दरबार में कौन रहा करते थे, अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहा करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके दरबार में कौन रहा करते थे, अष्ट दिग्गज रहा करते थे, इस बात को आप नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था किसने स्थापित की थी। ठीक है, बताओ भाई डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नाम की जो संस्था है ये किसने बनाई थी, जरा बताइएगा। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नाम की जो संस्था है ये किसने बनाई थी, आप में से कौन बताएगा। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बताएंगे जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बैनर्जी, इनमें से किसने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसने की थी, कौन बताना चाहेगा। तो बच्चों याद रखेंगे जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है ये कब बनाया गया था, 1884 में। ठीक है, ये कब गठित की गई थी, 1884 में। और इसके फाउंडर कौन रहे, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक थे। और भी थे लेकिन इनमें से कौन जो विकल्प दे रखे इन विकल्प में एक कौन सा आंसर होगा, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और इसी का डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम 1885 में क्या हुआ था, तो 1885 में इसका नाम फॉर्ग्यूसन, क्या लिखेंगे, फॉर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया था। फॉर्ग्यूसन क्या लिखेंगे, फॉर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया था, ध्यान रखना इसका नाम क्या कर दिया गया था, तो फॉर्ग्यूसन कॉलेज बच्चों इसका नाम बदल के कर दिया गया था, ध्यान रखना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम क्या कर दिया गया था, तो फॉर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सबको पता होगा, क्लियर है, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ सही होगा। और देखो आगे मैं बढ़ू बच्चों इसके बारे में और जानकारी दे दूं, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं तो होली के लिए स्पेशल ऑफर लाया गया अभी होली अवसर पर आप लोगों के लिए 21 से 26 मार्च के बीच में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आपका परिश्रम दोबारा बैच है 349 का है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए क्या है, गर्जना बैच है 499 का, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। यूपीएसआई परिश्रम बैच 2024 का 599 रुपए का, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। और परचम कॉम्बो बैच है ये भी 749 का, आप लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। टारगेट सरकारी कॉलेज बैच है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 399 का है, ये कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप लोग यहाँ भी जुड़ सकते हैं। 21 से 26 के बीच में ये जो ऑफर है आप तक के लिए आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। साथ में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई और सीईटी के लिए कुरुक्षेत्र बैच है 499 रुपए का, 799 499 1 अप्रैल से पहले पहले और 1 अप्रैल के बाद ये 749 का रहेगा, आप लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइएगा, कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, और इसकी क्लासेस जो है 1 तारीख से आपको मिल जाएंगी, क्लास चलेगी यूट्यूब सॉरी एप्लीकेशन पर कब चलेंगी, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर सभी ने नोट कर लिया हाँ या ना। डब्ल्यूसी बनर्जी बच्चों कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये 1885 में, ये 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे,
तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष क्या लिखेंगे, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था ये कौन था, तो याद रखेंगे कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के बच्चों पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे डब्ल्यूसी बनर्जी थे, ठीक है। ये कौन थे, डब्ल्यूसी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ध्यान रखना कौन थे, व्योमेश चंद्र डब्ल्यूसी बनर्जी थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, ये इन्हें 1913 में क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशिया में भारतीय हैं, पहले एशियाई और पहले भारतीय, ठीक है। इन्हें क्या मिला था, गीतांजलि के लिए क्या मिला था, तो गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था बच्चों, गीतांजलि इनके किताब का नाम है, इसके लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें लिखी, काबुली वाला, गोरा, ठीक है, किसकी किताबें हैं, तो नोट कर लीजिएगा, गोरा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब का नाम गोरा है, और काबुली वाला क्या लिखेंगे, काबुली वाला, ठीक है, याद रखना ये किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताबों का नाम है। जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान रखना ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर लें, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, ठीक है, क्या लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये किसने लाया था, तो याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इन्होंने क्या बोला था, भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है, प्रस्तावना को याद रखेंगे, नेहरू जी ने क्या बोला था बच्चों, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और बाल गंगाधर तिलक का एक और अहम रोल क्या था, पंजाब नेशनल बैंक, जो पीएनबी बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जो बैंक है ये कब बना था, 1894 में, और ये पहला स्वदेशी बैंक था, भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित, याद रखेंगे भारत में भारतीयों के द्वारा स्थापित जो पहला बैंक था कौन था, पीएनबी था, जो कि 1894 में बना था लाहौर पाकिस्तान में। और आज वर्तमान में पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां पर, दिल्ली में। इसको स्टैब्लिश कराने में लाला लाजपत राय का अहम रोल था। और 1893 में इन्होंने क्या शुरू करवाया था, गणपति उत्सव, क्या करवाया था, तो गणपति उत्सव की शुरुआत करवाई थी। साथ में 1895 में शिवाजी महोत्सव, क्या करिएगा, तो शिवाजी महोत्सव की या शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में करवाई थी, ठीक है। ये किसने, तो याद रखना लाला लाजपत राय जी ने। आइए चलते हैं, देखें नेक्स्ट पे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी है किस तारीख को होती है, ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। बताइएगा कि यहां पर क्या बताएंगे आप लोग कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है अधिकतम, ये सॉरी किस तारीख को होती, बताओ भाई, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम जो दूरी होती है ये किस तारीख को होती, कौन बताना चाहेगा, ठीक है, बताओ भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है किस तारीख को होती है, कौन बताना चाहेगा। तो बच्चों याद रखना ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को, 4 जुलाई, ठीक है, याद रखें 4 जुलाई को क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, ठीक है, क्या लिखेंगे, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, सूर्य के बीच, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, क्या लिखेंगे, अधिकतम दूरी, ये कब होती है, याद है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 4 जनवरी, देखो अगर पूछा जाए, सॉरी 4 जनवरी नहीं, कौन सा डेट आ जाती है बच्चों, 3 जनवरी, क्या ध्यान रखेंगे, 3 जनवरी, 3 जनवरी को सबसे कम होती है, ठीक है, 3 जनवरी को क्या होती है, तो लिखेंगे 3 जनवरी को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच कम दूरी होती है, ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच दूरी कम होती है, ध्यान रखना, ठीक है, कब होती है, तो 3 जनवरी को कम होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी, 4 जनवरी को क्या होती है, सबसे अधिक दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई दिन और रात कब होती है, बड़ा या छोटा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च बच्चों याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, क्या लिखेंगे, दिन एवं रात क्या होती हैं, तो दिन एवं रात यहाँ पे बराबर होते हैं, ध्यान रखना, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कब होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, ठीक है, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, ठीक है, क्या होती है, रात छोटी होती है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई, देखो जैसे 21 या 22 दिसंबर, ठीक है, 21 या फिर क्या होगा, अब 22 दिसंबर को रात बड़ी होती, दिन छोटा होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उल्टा, यहाँ पर दिन क्या होगा, दिन छोटा होगा और रात क्या होगी, तो रात बड़ी, ठीक है, कब होगी, 21 या 22 दिसंबर को रात बड़ी होगी और दिन क्या होगा, छोटा।
तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है, जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये भी बच्चों आपके क्वेश्चन जो है पेपर में बनते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बैंकिंग में सीबीएस का सी का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा, ठीक है, इनमें से सी को क्या कहा जाता है, ठीक बताएंगे। सी का मतलब, सीबीएस में सी का मतलब क्या होता है बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। बैंकिंग में से अगर सीबीएस में से सी का पूर्ण रूप कहा जाए तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो बच्चों याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इसे क्या कहते हैं ध्यान रखना, कोर बैंकिंग, क्या लिखिएगा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। और देखो यहां पर सी का मतलब क्या है, कोर है, और इस कोर का भी पूरा नाम होता है, ध्यान रखना, कोर यहाँ पे कैपिटल में होना चाहिए, क्या है, कोर यहाँ पे कैपिटल में लिख लेना, क्या होगा ये कोर, ये बच्चों जो कोर लिखा है ना, कोर को क्या लिख लेना, ये कैपिटल में लिख लेना, CORE, क्या लिखेंगे, CORE, ठीक है, कोर। तो कोर का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखेंगे सेंट्रलाइज्ड, क्या लिखेंगे, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये किसका फुल फॉर्म है, याद रखना, ये कोर का फुल फॉर्म आ जाता है, किसका, कोर का फुल फॉर्म, ठीक है। और जितने भी बैंकिंग आज हमारा, जितने भी हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या ऑनलाइन जो लेन देन कर रहे हैं, ये सब के सब किससे संबंध, किससे पॉसिबल हुए हैं, तो याद रखना सीबीएस से पॉसिबल हुए हैं, किससे पॉसिबल हुए हैं, तो बच्चों याद रखना ये सीबीएस की वजह से, किसकी वजह, सीबीएस। आज जितने भी बैंक ब्रांचेस सब एक दूसरे से क्या है, आपस में कनेक्टेड, पूरा नेटवर्क बना है, ठीक है, सबका क्या बना है, आपस में नेटवर्क है, एक दूसरे के एटीएम सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपका पैसा कहां पर है, एसबीआई में, ठीक है, आपका पैसा एसबीआई में है, लेकिन आप पीएनबी से निकाल लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, जहां की खाते नहीं आपका, फिर भी आप पैसे निकाल लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल, याद रखना ये इसी सीबीएस की वजह से, किस वजह से, ये सीबीएस की वजह से, याद रखना ये सारी पॉसिबिलिटी हो पाई है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इग्नू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो याद रखना इसे इग्नू के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इग्नू। इग्नू की स्थापना कब की गई थी, कौन बताएगा, ठीक है, इग्नू की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जरा बताइएगा क्या लगता है, ठीक है, इग्नू, इसे क्या बोलेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू कहलाती है। और ये कब बनी थी, 1985 में, ठीक है, 1985 में किसकी स्थापना हुई थी, इग्नू। और इग्नू बच्चों कहां पर है, तो दिल्ली में, ठीक है, इग्नू का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखना ये दिल्ली में इग्नू स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है, इग्नू कहां पर आ जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कहां मिलेगा आप लोगों को, तो याद रखेंगे दिल्ली के अंदर। 1961 में क्या हुआ, एनसीईआरटी, ठीक है, जो एनसीईआरटी है ना, याद रखना एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, 1961 में होती है। 1929 में क्या हुई, तो बच्चों याद रखना सीबीएसई, ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, सीबीएसई कब बनता है, तो याद रखना सीबीएसई की स्थापना होती है 1929 के अंदर, याद रखना, ठीक है, 1929 में कौन बनता है, तो सीबीएसई दिल्ली में है, ठीक है। और 1956 में आपने सुना यूजीसी, क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी की जो स्थापना होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। और यूजीसी की स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे यूजीसी की स्थापना की गई थी कब, तो 1956 में की गई थी, कब की गई थी, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। चलिए मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था, ठीक है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था बताइएगा, ठीक है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था, क्या लगता है। सभी बच्चे क्लास को शेयर करिएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बताइएगा इनमें से मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था, ठीक है, मुगल काल में इनमें से किस भाषा को रेखता के नाम से जानते थे, उर्दू, अरबी, तुर्की या फारसी, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ भाई, ठीक है, किसको रेखता कहा जाता था, जो रेखता है ना ये मुगल काल में किसे कहते थे, तो रेखता बच्चों इसमें किसे कहा जाता था, उर्दू को, ठीक है, जो उर्दू भाषा है ना
तो उर्दू को मुगल काल में क्या कहा जाता था? रेख्ता के नाम से जानते थे। क्या लिख लीजिएगा? उर्दू इसका हो जाएगा, ठीक है। और मुगलों की जो दरबारी भाषा थी, जो राजकीय भाषा, क्या लिख लीजिएगा? मुगलों की बच्चों जो राजकीय भाषा थी ना, ये क्या थी राजकीय भाषा? तो लिख लीजिएगा जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगलों की, ये क्या थी? फारसी थी। इस बात को भी ध्यान नोट करेंगे, क्या थी? फारसी थी इनकी ये भाषा। आप इससे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, देखो जो तुर्की थी ना, तुर्की कहाँ थी? ये बाबर के समय पर थी मात्र। ये कहाँ थी? बाबर के शासनकाल में। और बाबर ने तुर्का सॉरी क्या लिखेंगे? तुजुक ए बाबरी। बाबर ने क्या लिखी थी? तुजुक ए बाबरी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। तुजुक ए बाबरी, ये किसने लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी का बाद में क्या हुआ था? फारसी नाम से ट्रांसलेशन हुआ था। किसमें हुआ था? फारसी भाषा में क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। फारसी भाषा में बच्चों इसका क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। किस नाम से हुआ था? बाबर नामा नाम से, ठीक है। किसमें? तो बाबर नामा नाम से हुआ था, जो किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया था? खान ए खाना। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम, ठीक है। क्या लिखेंगे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। इन्होंने क्या किया था? तो फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था तुजू के बाबरी का। किसका किया था? तुजू के बाबरी का किया था। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मुगल काल की जो दरबारी भाषा थी, आधिकारिक भाषा क्या थी? ये क्या थी? फारसी थी, ध्यान रखना, ठीक है। क्या थी? तो बच्चों याद रखेंगे, ये फारसी थी। इस बात को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है बताइएगा। ये करवा चुका हूं ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया। कोई कठिन क्वेश्चन ये भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन है। बताओ भाई, इनमें से बताएंगे त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी? तो बच्चों याद रखना बांग्ला, ठीक है। क्या है? एक तो बांग्ला है, नोट करेंगे क्या है? बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है, बांग्ला। और दूसरी क्या लिखेंगे? कोक बरोक। क्या लिखेंगे? कोक बरोक, कोक बोरोक, ठीक है, लिख लीजिए कोक बोरोक। ये कहां की? तो याद है कोक बोरोक लिख लेना। ये भी आपके त्रिपुरा की आ जाती है। कहां की? त्रिपुरा। तेलुगु कहां की? आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। आंध्र और तेलंगाना लिख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की क्या याद रखना? ये तेलुगु आ जाती है। मलयालम कहां की? केरल की है। मलयालम कहां की बच्चों? याद रखना केरल की है। और तमिल कहां की? तमिलनाडु की है। तमिल कहां की है? तो याद रखेंगे तमिल, ये तमिलनाडु की राजकीय भाषा है, ठीक है, ध्यान रखना तमिलनाडु की। अच्छा डोंगरी कहां की? कौन बताना चाहेगा? जो डोंगरी भाषा है ना, डोंगरी भाषा को 2003 में कहा शामिल किया गया? तो डोंगरी को बच्चों याद रखना, इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कहां पर? 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को शामिल किया गया, बताइएगा, ठीक है। कि जो डोगरी भाषा में शामिल किया गया 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली, तो ये 4 भाषाओं को 2003 में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि जो डोगरी है ये कहां की आ जाती है? बच्चों जम्मू एंड कश्मीर की। कहां लिखेंगे? जम्मू और कश्मीर की भाषा कौन है? तो डोगरी आ जाती है। आइए चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे। अनवर ए सुहेली ग्रंथि किसका एक अनुवाद है? ये तो मैंने करवा रखा है, जब पिछली क्लास में करवाया था ना, शायद मैंने करवा रखा था। अनवर ए सुहेली, ये बच्चों क्या है? पंचतंत्र का अनुवाद है, ध्यान रखना, ठीक है। अबुल फजल ने किया था। इसका अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था, ठीक है। अबुल फजल ने किया था। किसका? अनवर ए सुहेली नाम से, किसका? पंचतंत्र का। और पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी थी? पंचतंत्र लिखी थी ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास था, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये जो पंचतंत्र बच्चों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना ये रचना किसकी है? तो याद रखना विष्णु शर्मा जी की है। सूरसागर किसकी? सूरदास जी की है, ठीक है। सूरसागर किसकी है? तो सूरदास जी की रचना का नाम क्या? सूरसागर है, ठीक है। रामायण किसकी? तो वाल्मीकि जी की है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देख ही लिया कि वाल्मीकि जी की क्या है? रामायण है। और महाभारत किसने? वेद व्यास ने लिखी थी। किसने? वेद व्यास जी ने क्या लिखी? तो याद रखना ये किताब आ जाती, ठीक है। क्या लिख लीजिएगा? ये किताब आ जाती, इस बात को ध्यान रखना। और महाभारत का ट्रांसलेशन क्या हुआ था? जो रज्मनामा नाम से। किसमें हुआ था? तो रज्मनामा नाम से, ठीक है। क्या लिखेंगे? रज्मनामा, ठीक है। रज्मनामा नाम से किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था अकबर के शासनकाल में, ठीक है। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में किया था। मरणोपरांत पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, जरा बताइएगा कि मरणोपरांत मृत्यु के बाद पहली बार जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, नोबेल पुरस्कार पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया था? तो बच्चों याद रखना एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को। किसे? एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को कब दिया गया था? 1931 में, ठीक है, इन्हें 1931 में दिया गया। और डैग हैमर्सकॉल्ज को कब मिला था? 1962 के समय पर। कब मिला था? 1962 में। और तो यहां पर क्या होगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या होगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। इन दोनों को मरणोपरांत क्या मिला था?
तो नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसी 1962 के बाद ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को अब नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ठीक है, मरणोपरांत किसी को नोबेल नहीं मिलेगा। ये कब डिसाइड हुआ? 1962 के बाद ये कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दो लोगों को अभी तक मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है, और वो कौन है? तो याद रख, एरिक एक्सेल है और डैग हैमरस्कॉल्ड जो है, इनको दो लोगों को मिला 31 और 62 के दौरान। और आपको पता होगा 1966 में 1966 में मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद क्या लिखेंगे? मृत्यु के बाद भारत रत्न किसे मिला? मृत्यु के बाद पहला भारत रत्न किसे मिला? तो याद रखें, पहला भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को कब मिला? तो बच्चों इन्हें, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद रखना, इनको मिला था भारत रत्न 1966 में। ठीक है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इस बात को नोट करेंगे। चलिए आइए चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मीनाकरी थेवा कला का संबंध कहां से है? ठीक है, मीनाकरी थेवा कला का संबंध ये कहां से आ जाता है, कौन बताएगा? ठीक है, चलो भैया सही बच्चे आंसर करेंगे, और सभी लोग क्लास को शेयर कर लेना भाई। ठीक है, राम राम भाई, सभी को राम राम, राधे राधे। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बताइएगा कि मीनाकरी जो थेवा कला का संबंध है ये कहां से है। ठीक है, मीनाकरी थेवा कला का संबंध इनमें से कहां से है? तो याद रखना बच्चों, आपका मीनाकरी जो थेवा कला है ना, ये किशनगढ़ से है, प्रतापगढ़ से है, उदयपुर से है, या फिर जयपुर से है। ठीक है, चलो भैया जल्दी से याद रखना, ये किशनगढ़ क्या हो जाएगा? किशनगढ़ हो जाएगा। और ये किशनगढ़ कहां आता है? राजस्थान के अंदर। कहां लिखेंगे बच्चों? ये राजस्थान के अंदर क्या आ जाता है? किशनगढ़। तो मीनाकरी जो थेवा कला है इसका संबंध आपको कहां से मिलेगा? तो याद रखेंगे आपके ये राजस्थान से संबंधित है। कहां से है ये? राजस्थान से। इसका एक मिनट, एक सेकंड वेट वेट, ये प्रतापगढ़ से। कहां से? ये प्रतापगढ़। कहां से संबंध इसका? ये प्रतापगढ़ से इसका संबंध आ जाता है। मीनाकरी थेवा कला का संबंध कहां से है? तो बच्चों याद रखना, मीनाकारी, ठीक है, मीनाकारी जो थेवा कला है इसका संबंध कहां से? प्रताप किशनगढ़ से बनी ठनी है। बनी ठनी पेंटिंग है, क्या लिखेंगे? बनी ठनी बच्चों ये क्या? चित्रकला है। बनी ठनी क्या है? ये बनी ठनी ये चित्रकला है, जिसका संबंध कहां से? किशनगढ़ से। बड़ी फेमस है बनी ठनी पेंटिंग, आप गूगल करके देखिएगा बनी ठनी। या शायद इसमें मैप होना चाहिए, एक मिनट रुक जाना। हाँ, आपको दिखाता हूं मैं बनी ठनी कैसे दिखती है, आपको एक मिनट के लिए वेट करिएगा। ठीक है, और देखो मीनाकरी थेवा कला ये कहां से? तो ये तो प्रतापगढ़ से है। जयपुर से क्या है बच्चों? मीनाकरी है। ठीक है, मीनाकरी जिसमें सिर्फ होना, मीनाकारी की बात करें, मीनाकारी जो कला है सिर्फ कहां से? जयपुर से है। और मीनाकरी थेवा कहां से? ये प्रतापगढ़ से है। और बनी ठनी कहां पर? ये राजस्थान के किशनगढ़ से। ठीक है, बनी ठनी कहां से? राजस्थान के किशनगढ़ से आ जाती, इस बात को ध्यान रखना। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। याद रखेंगे, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो उदयपुर में, याद रखो, उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी के रूप में जानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जो मीनाकरी, सॉरी, बनी ठनी पेंटिंग, ये देखो बनी ठनी, ये बच्चों क्या है? ये बनी ठनी पेंटिंग है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी क्या है? चित्रकला है। और ये कहां से मिलेगी? तो याद रखना, ये राजस्थान के अंदर। कहां जाती है? राजस्थान के अंदर। आइए, भारत में सबसे पहले सफेद बाघ कहां पर देखा गया था? ठीक है, भारत में जो पहला सफेद बाघ था, व्हाइट टाइगर, भारत में पहली बार ये कहां पर देखा गया था? ठीक है, तो ये बच्चों कहां पर देखा गया था? तो याद रखना, भारत में सबसे पहले जो सफेद बाघ देखा गया था ये रीवा मध्य प्रदेश में देखा गया था। ठीक है, कहां पर? रीवा मध्य प्रदेश में। और ये कब देखा गया था? 1951 में। ठीक है, इस बाघ का नाम क्या था जो पकड़ा गया? छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। यहाँ के राजा महाराजा मार्तंड सिंह थे। क्या नाम था? महाराजा मार्तंड सिंह। क्या नाम था इनका? महाराजा मार्तंड सिंह थे। और ये शिकार खेलने गए थे, इन्होंने इसको मारा नहीं, पकड़ के लाए थे अपने घर में, ठीक है, अपने महल में। तो इसका नाम था मोहन। इस टाइगर का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, सफेद शेर के बच्चे का नाम क्या था? तो सफेद शेर के बच्चे का नाम मोहन था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में बच्चों क्या? तो याद रखना, यहाँ पर अलीपुर जू आ जाता है। ठीक है, क्या पर लिखेंगे? अलीपुर जू। याद रखेंगे, यहाँ पर अलीपुर जो जू है ना, ये कहां पर मिलेगा? तो कोलकाता के अंतर्गत आ जाता है अलीपुर जू। बुरहानपुर में क्या है? तो बुरहानपुर में याद रखें, काला ताजमहल है। क्या लिखेंगे? काला ताजमहल। ये कहां पर? काला ताजमहल बच्चों बुरहानपुर को। और बुरहानपुर को पहले क्या कहते? खान देश कहा जाता था। इसे क्या बोलते थे? बुरहानपुर का पहले नाम क्या था? खानदेश। और मुमताज महल जो आज ताजमहल बना हुआ है ना, मुमताज की याद में, तो ये पहले मुमताज महल के मरने पर कहां पर मृत्यु हुई थी? तो इसी बुरहानपुर में हुई थी, ध्यान रखना। कहां हुई थी? बुरहानपुर में मुमताज महल की मृत्यु हुई थी।
और यहीं पर याद रखेंगे ताजमहल बनने की शुरुआत करवाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी मिट्टी को 6 महीने बाद आगरा उसको लाया था किसने, शाहजहां ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या काला ताजमहल है, खानदेश कहा जाता था बुरहानपुर को, और इसे मध्य प्रदेश में जो दक्षिण का प्रवेश द्वार, इसे क्या कहा जाता, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, किसको, बुरहानपुर को, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी कहलाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो झीलों का शहर मध्य प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे, झीलों का शहर मध्य प्रदेश में किसे कहते हैं, तो भोपाल को कहा जाता है, किसे कहते हैं, भोपाल को मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर देखा जाए तो भोपाल में 2 संस्था भी हैं, कौन कौन सी 2 संस्थाएं हैं, तो एक तो मैनिट है बच्चों, मौलाना अबुल कलाम नेशनल इंस्टीट्यूट मैनिट है, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 1960-61 में बनाई गई थी, ठीक है, भोपाल में है। और यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि 1982 में बनाया गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यहाँ पर स्थित है। साथ में राष्ट्रीय नेशनल सॉइल साइंसेस की बात करें, राष्ट्रीय मृदा जो विज्ञान है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नेशनल सॉइल साइंसेस, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी कहां पर, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान, इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में, और ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, कहां पर, केंद्रीय अभियांत्रिकी, केंद्रीय एग्रीकल्चर, क्या रखना, केंद्रीय एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ना, यानी कि सेंट्रल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पर बच्चों, ये भी भोपाल में 1966 में बनी, ठीक है। क्या लिखेंगे, केंद्रीय, क्या लिखिएगा, केंद्रीय अभियांत्रिकी है, क्या लिखेंगे, केंद्रीय अभियांत्रिकी, केंद्रीय अभियांत्रिकी, कृषि अभियांत्रिकी, ऐसा केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये कहां पर, याद रखना है आपके, ये भोपाल में 1966 में ये स्थापित की गई थी, कहां पर, 1966 में ये भोपाल में स्थापित की। नेशनल लॉ कॉलेज यहीं पर क्या है, तो नेशनल लॉ कॉलेज बच्चों आपको कहां मिलेगा, तो याद रखेंगे 1997 में बनाया गया था, कहां पर, भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बताओ भाई, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता, तो महाजनपद, देखो 16 महाजनपद थे, कितने थे, 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद के, है ना, जो गांव थे, इनके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था, ठीक है, गांव का जो प्रधान होता था इसे क्या कहते थे, ग्राम प्रमुख कहते थे, जिला अधिकारी या मुखिया, बताओ भाई क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इनमें से जो जिले का अधिकारी होता था, यानी गांव का अधिकारी होता था महाजनपद में, इसे क्या कहा जाता था, तो बच्चों याद रखना, इसे ग्राम प्रमुख कहते थे, क्या बोला जाता है, इसे ग्राम प्रमुख के रूप में इसे जाना जाता था। और आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि जो महाजनपद हो, सॉरी, जो हमारे आज की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो गांव में कई जगह पर इनको क्या बोलते हैं, सरपंच कहते हैं, क्या बोलते हैं, कई जगह पे सरपंच कहते हैं, कुछ जगहों पे प्रधान भी कहा जाता है, और कुछ जगह पे क्या बोलते हैं, मुखिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुखिया भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना, अलग अलग बुलाए जाते हैं, काम सबके एक है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। तो ये कुछ अलग अलग जगहों पे राज्यों में क्या है, सरपंच बुलाए जाते हैं, कुछ पे प्रधान, कुछ मुखिया कहते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ भाई, चौपाई के 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, चौपाई के 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं बताएंगे, ठीक है, 28 होती है, 14 होती है, 16 होती है, 17 होती है, ठीक है, बताइएगा क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो चौपाई है, ठीक है, बताएंगे इसमें 4 चरण होते हैं ना, 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती है, बताओ भाई क्या लगता है, 16 होगी, 17 होगी, 14 होगी, 28 होगी, तो याद रखना बच्चों यहाँ पर कितनी होती है, 16 मात्राएं होती है, कितनी होती हैं, 16 मात्राएं कहां होती है, चौपाई के 4 चरणों में, याद रखेंगे 16 मात्राएं होती है, नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन क्या है, मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, ठीक है, जो कहां पर मनाया जाता है बच्चों, मलेशिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिवाली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पर्व है ये कौन सा है जो मलेशिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मलेशिया में जो सेलिब्रेट किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जो पर्व है दिवाली के बाद ये कौन सा है, तो लिखेंगे थाईपुसम है, क्या है, थाईपुसम बच्चों, ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है जो कहां पर मनाया जाता है, तो नोट करेंगे ये मलेशिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्योहार है। और थाईपुसम कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखना ये तमिलनाडु में, ठीक है, थाईपुसम कहां पर मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट होता है। और तमिलनाडु में क्या, पोंगल, यहीं पर क्या मनाते हैं, तो याद रखो पोंगल भी कहां पर सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु में पोंगल भी मनाया जाता है, ठीक है।
लिख लीजिएगा। यहाँ पे पोंगल है ना, पोंगल कहाँ पर है, तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है। छठ कहाँ पर, तो बच्चों छठ याद रखना आपके बिहार में है। और बिहार के प्रमुख त्योहार कौन है, तो छठ के अलावा बिहुला भी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, बिहुला। और बिहुला के अलावा साम चकेवा, क्या लिखेंगे, साम चकेवा। तो साम चकेवा और बिहुला ये कहाँ के त्योहार है, याद रखना बिहार के हैं। और विशु बच्चों ये कहाँ का, केरल का। ठीक है, विशु त्योहार कहाँ का, केरल का है। और विशु के अलावा क्या होता है, लिख लीजिएगा ओणम। क्या होता है यहाँ पर, ओणम। ठीक है, ओणम कहां पर सेलिब्रेट होता है, तो याद रखें ओणम आपके केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर, केरल राज्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओणम कहां सेलिब्रेट होता है, तो केरल राज्य के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। तो देश का पहला जो मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है। ठीक है, जो देश का बच्चों पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय है, जरा बताइएगा ये कहां पर इसकी स्थापना की गई, कौन बताना चाहेगा। ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं इसका जवाब दीजिएगा, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि देश का जो पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय है ये कहां पर स्थापित किया गया है। और देखिए मैं आगे क्लास को बढ़ाऊं इसके पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं जल्दी से फटाफट फिर से, कि जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं आप सभी के लिए एग्जामपुर परिवार द्वारा होली के अवसर पर 21 से 26 मार्च के बीच में परिश्रम दोबारा बैच जो लाया गया था, इसकी फीस को घटा दी गई, 349 का कर दिया गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का परिश्रम बैच, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का गर्जना बैच है जो 499 रुपए का है, यूपीएसआई परिश्रम बैच 599 रुपए का है, और परचून कॉम्बो बैच बच्चों 749 रुपए का। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टारगेट सरकारी बैच कॉलेज बैच है ब्रेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए होली के अवसर पर, ये भी आप लोगों के लिए 399 रुपए का कर दिया गया। कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 21 से 26 के बीच में आप इसको ले सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे होंगे या करना चाहते हैं भविष्य में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई और सीटी देना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र बैच है 1 अप्रैल से पहले लेंगे तो 499 रुपए का, इसके बाद 799 रुपए का रहेगा। तो यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिए गए नंबर पे यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, साथ साथ में चलते चलते मैं आपको फिर यहीं पर एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, तमाम सारी क्लासेस जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, एप्लीकेशन के माध्यम से आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो देश का पहला जो मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, क्या पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय ये कहां पर, आप लोग इसका जवाब होमवर्क में दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका जवाब होमवर्क में दीजिएगा। और होली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ढेर सारे खूब अच्छे से रंग खेलिएगा, अच्छे से रंग लगाइएगा जिससे कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए हार्मफुल ना हो, सेहत के लिए अच्छे रहे। आंखों में थोड़ा सा बचाव बचा के रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मस्ती में मजाक में क्या होता है रंग हम ऐसे लगा देते हैं, आंखों में पड़ जाता है जिससे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो आप भी अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से रंग खेलिएगा। ठीक है, खूब मस्ती के साथ खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करिएगा। और कभी भविष्य में मौका मिला तो हम जरूर आप लोगों के साथ होली खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइएगा कि देश का पहला जो मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय है ये कहां पर स्थापित किया गया है, ये आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।